जिन्हें मेरा जीजू बनना चाहिए था, वो मेरे पति प्रतीक जीजू बन गए। और आज मेरी सुहागरात है। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हूँ और अपने पति प्रतीक जीजू का इंतज़ार कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी दीदी की शादी प्रतीक जी से होने वाली थी। शादी की तैयारियां खूब धूमधाम से हुई। घर में शादी का माहौल था। सब बहुत उत्साहित है। ये घर में पहली शादी थी और हमारे घर में मम्मी पापा और हम दोनों बहनें ही थी। प्रतीक जीजू शादी तय होने के बाद कभी कभी दीदी से मिलने घर आया करते थे, क्योंकि दीदी ने बाहर मिलने से जीजू को मना कर दिया था। प्रतीक जीजू जब भी आते तो मैं उनकी साली साहिबा प्रतीक जीजू का खूब खातिरदारी करती और उनसे हंसी मजाक भी करती। इसलिए मैंने उन्हें हमेशा जीजू के रूप में ही देखा। ये शादी दीदी की रजामंदी से ही होने वाली थी। आज मेरी दीदी काजल की शादी है। शादी की शहनाइयाँ चारों तरफ गूंज रही हैं। घराती बाराती घर के बाहर खड़े हैं। भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। मम्मी ने आकर के मुझसे कहा, पूनम, काजल कहीं दिख नहीं रही। तो मैंने कहा, मम्मी दीदी अपने कमरे में तैयार हो रही होगी। मम्मी ने कहा, कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है, वो कमरे में कहीं नहीं है। मैंने कहा, मम्मी मैं अभी देखती हूँ। मैंने घर के हर कोने में देखा, छत पर, हर एक रूम में, वॉशरूम में देखा। हर जगह मैंने दीदी को खोजा। मेरी घबराहट बढ़ रही थी। ये काजल दीदी जाने कहाँ चली गई। मैं हर तरफ पागलों की तरह खोज रही थी। मम्मी पापा परेशान नजर आ रहे थे। मैं काजल दीदी के कमरे में दोबारा से गई और घबराहट से मैं उनके बिस्तर पर जा गिर पड़ी। मेरी नज़र तकिए के नीचे रखे एक कागज़ पर पड़ी। मैंने वो कागज़ झट से उठा लिया और खोलकर मैं वो कागज़ पर लिखे एक एक शब्द को जैसे जैसे पढ़ रही थी। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं पढ़ ही रही थी कि तभी मम्मी पापा कमरे में आए। पसीने से भीगी मुझे देख करके पूछा, पूनम, ये कैसा कागज़ है? पापा ने आकर के वो कागज़ मेरे हाथों से ले लिया और वो पढ़ने लग गए। काजल दीदी घर से भाग चुकी थी। उसमें लिखा था, मम्मी पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और 5 सालों से हमारा रिश्ता है। आपने जब इस शादी के लिए पूछा तो डर के मारे मैंने हाँ कह दी, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पाई। मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर नहीं जी सकती, इसलिए उसके साथ जा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सब बता दूँ कि मैं प्रतीक से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के डर से मैं ये कह नहीं पाई। आप अपना ध्यान रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। आपकी काजल। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पापा ने वो लेटर पढ़ा और मरोड़ के उसे गुस्से में डस्टबिन में फेंक दिया। पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मम्मी की आंखों में आंसू भरे थे। पापा के गुस्से को देख करके मेरा शरीर थर थर काँप रहा था और वही हालत मम्मी की भी हो रही थी। पापा ने गुस्से से कहा, वो अब हमारे लिए मर चुकी है। वो इस घर में अब कभी कदम नहीं रखेगी। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, पूनम, क्या तुम काजल की जगह ले सकती हो? क्या तुम हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए प्रतीक से शादी कर सकती हो? अब हमारे लिए तुम सब कुछ हो। बोलो, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? लेकिन पापा, मैंने तो उन्हें जीजू के रूप में देखा है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? पापा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बाहर जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रख देता हूँ। मेरे पास कोई इसके अलावा अब कोई उपाय भी नहीं है। पापा निराश मन से मुड़े और कमरे से बाहर जाने लगे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगे, मैंने कहा, पापा ठहर जाइए, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। पापा मुड़े और बोले, तुम्हें ज़बरदस्ती ये शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, पापा, अभी तो दीदी की प्रतीक से शादी भी नहीं हुई थी, होने वाली थी। ये शादी हो जाती तब वो मेरे जीजू होते। मैंने पापा को बोलकर ये समझा तो दिया, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और बाहर आओ। काजल की जगह दुल्हन बनकर मैं बाहर गई। पापा को मैंने देखा प्रतीक और उनके माता पिता से कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने गर्दन हाँ में हिला दिया। मैं ये दूर से ही देख रही थी। उस रात प्रतीक जी और मेरी शादी हो गई। सुबह रस्मों रिवाज से मेरी विदाई भी हो गई। माँ पापा दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैं रोती हुई उस घर से विदा हो गई। जब मैं ससुराल आई तो कुछ रिश्तेदार आपस में घूर घूर कर मुझे देख रहे थे। शायद वो बातें कर रहे थे कि ये वो लड़की नहीं जिससे प्रतीक की शादी होने वाली थी।
ये तो लड़की की छोटी बहन है। रिश्ता तय होते समय मैं भी उस समय वहीं पर मौजूद थी। सबकी आंखों में कुछ सवाल थे जो वो कहना चाहते थे, लेकिन घर का माहौल गर्म होने की वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे करके मुंह दिखाई की रस्में हुईं और अब मैं सुहाग की सेज पर बैठी हूँ। रात के करीब 11 बज गए थे और प्रतीक जी अभी कमरे में नहीं आए थे। अब आधी रात हो चुकी थी, पर अभी भी उनका कुछ अता पता ही नहीं था। थक करके मेरा शरीर चूर हो रहा था, आंखों में नींद थी, थकान थी, लेकिन मैं यूं ही बैठी रही कि कहीं प्रतीक जी गुस्सा ना हो जाएं, क्योंकि पहले ही प्रतीक काजल की हरकत से गुस्से में होंगे। मुझे क्या कैसे करना है, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर कुछ आहट हुई। मैंने दरवाजे की ओर घबराते हुए देखा तो कमरे में प्रतीक जी आ रहे थे। कमरे के अंदर आकर के उन्होंने ऊपर से कुंडी लगा दी। जब मैंने उनकी ओर देखा तो वो मेरी ओर गुस्से की नज़र से देख रहे थे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आए। बहुत ज़ोर से उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में भर करके ऊपर कर लिया और कहा, यदि तुम्हारी बहन को ये शादी नहीं करनी थी तो शादी के लिए हाँ ही क्यों किया था। मैं उनके गुस्से से थर थर काँपने लग गई। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। उन्होंने एक झटके में मेरे चेहरे को अपने हाथों से हटा दिया। उन्होंने कहा कि तेरी दीदी ने मुझे धोखा दिया है, इसका बदला मैं तेरे से ही लूँगा। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने कहा, प्रतीक जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जैसा बोला गया वैसा मैंने किया। आगे आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी। अच्छा, तो तू सीधी बनने की कोशिश कर रही है? तुम दोनों बहन को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो शादी तो माँ बाप के कहने से मैंने कर ली, क्योंकि सारे रिश्तेदार, सारे बाराती शादियों में इकट्ठा हो चुके थे। हमारी नाक कट जाती, इसलिए ये शादी तो मैंने तुझसे कर ली है, लेकिन इसका बदला मैं हर रोज़ हर रात तुझसे लूँगा। अब देख तुझे मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। प्रतीक जी की सारी बातें सुन करके मैंने घबराते हुए अपने सर को नीचे पैरों में कर लिया और मैं फूट फूट के रोने लग गई। प्रतीक जी ने अपने कपड़े उतारे और मेरी ओढ़नी को उन्होंने खींच करके निकाल के फेंक दिया, जिससे मेरी गर्दन के पास चोट लग गई। प्रतीक जी ने शराब पी रखी थी। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। प्रतीक जी कह रहे थे कि मेरे इस अपमान का बदला मैं तुझसे हर रात लूँगा। देख मैं तेरे साथ कैसे सुहागरात मनाता हूँ। उन्होंने एक झटके से मुझे बेड पर पटक दिया और मुझे बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया और मेरे कपड़ों को एक एक करके उन्हें हटा करके फेंक दिया। मेरे चिल्लाने की वजह से उन्होंने मेरा कस के मुंह दबा दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर प्रतीक जी को बड़ी ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे लुढ़क गए और सो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो होश में नहीं थे। पूरी रात यूं ही मैं थर थर काँपती हुई डरी हुई सहमी दीवार में एक कोने में बैठी रही। मैं सोच रही थी कि ऐसी सुहागरात तो किसी के साथ कभी नहीं हुई होगी और किसी के साथ हो भी ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। सुबह हुई, प्रतीक जी आंखें मलते उठे। उन्होंने जैसे पलट करके देखा तो उनकी होश ही उड़ गई। उन्होंने झट से बिस्तर पर चादर ली और मेरे शरीर को ढक दिया। उन्होंने धीरे से मुझे उठाया और बेड पर बिठाया। उन्होंने कहा कि पूनम, ये सब मेरी वजह से हुआ है न। दरअसल मैं इतनी शराब के नशे में था कि मुझे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं चला। शराब का नशा और गुस्से का नशा इतना मेरे दिल और दिमाग पर चढ़ गया था कि सुहागरात के दिन मुझे तुमसे प्यार से पेश आना चाहिए था। मैंने उस खास दिन को तुम्हारे शरीर को नोच डाला, तुम्हारे पूरे शरीर में जख्म दे डाला। मुझे माफ़ कर दो पूनम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से और शराब के नशे में किया। तुम्हारी दीदी शादी के दिन घर से भाग गई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुमने तो दोनों घरों की इज्जत रख ली। इस शादी के लिए तुम भी तो मना कर सकती थी ना, लेकिन दोनों घरों की इज्जत बनी रहे इसलिए तुमने ये शादी कर ली। मैंने भी तो ये शादी इज्जत बचाने के लिए की, लेकिन तुमसे ऐसा व्यवहार करके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्रतीक जी ने शादी की चुंडी से मेरा सर ढक दिया। उन्होंने देखा कि मेरे होठ के पास से खून निकल रहा है। उन्होंने मलहम लगाया। मुझे ये जानकर तसल्ली हुई कि मेरे साथ सुहागरात के दिन जो कुछ भी हुआ प्रतीक जी ने वो सब नशे में ही किया था। ज़्यादा तसल्ली मुझे इस बात की सुकून दे रही थी कि प्रतीक जी वैसे नहीं हैं जैसे वो सुहागरात के दिन बर्ताव कर रहे थे। वो एक अच्छे इंसान हैं। प्रतीक ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और कहा कि तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।